हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11वीं में आगे पढ़ेंगे गिब्स मुक्त ऊर्जा के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम तक देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि जो गिब्स मुक्त ऊर्जा रहता है, जिसको फ्री एनर्जी बोलते हैं और कैपिटल जी से प्रदर्शित किया जाता है, इसके बारे में देखेंगे। तो जो एंथैल्पी और एंट्रोपी के बारे में हम लोग पहले देखते आए हैं, तो उसमें देखते थे कि जैसे जैसे एंथैल्पी और एंट्रोपी में कमी के द्वारा जो स्वतः प्रवर्तित है या स्वतः जो परिवर्तित होने वाली अभिक्रिया है, उनका निर्धारण करते थे। लेकिन ये दोनों क्या होते थे, इसमें एक दूसरे पर निर्भर रहते थे, एंथैल्पी और एंट्रोपी, और एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में भी कार्य कर सकते थे और समान दिशा में भी कार्य कर सकते थे। तो इन दोनों प्रवृत्ति जैसे कि एंट्रोपी और एंथैल्पी को ऊष्मागतिकीय फलन के द्वारा दर्शाया गया, और जो एंट्रोपी और एंथैल्पी को दर्शाने के लिए जिस पद का उपयोग किया गया, उसी को बोला गया गिब्स मुक्त ऊर्जा। और इसको जो है कैपिटल जी, इस प्रकार से कैपिटल जी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाता है। इंग्लिश में फ्री एनर्जी भी इसको बोला जाता है, या फिर गिब्स फ्री एनर्जी भी बोलते हैं। अब IUPAC के अनुसार गिब्स मुक्त ऊर्जा के स्थान पे गिब्स ऊर्जा का भी उपयोग किया जाता है, और गिब्स ऊर्जा और गिब्स मुक्त ऊर्जा दोनों कहने का मतलब एक ही होता है। जो गिब्स मुक्त ऊर्जा थी, उसकी अवधारणा को जे बिलार्ड नामक वैज्ञानिक जे बिलार्ड गिब्स ने दिया था, और इन्हीं के नाम के आधार पे इसको गिब्स मुक्त ऊर्जा कहा गया। कुछ ऊष्मागतिकीय अवस्था फलन के लिए हेल्महोल्ट्ज़ का कार्य फलन और गिब्स मुक्त ऊर्जा को समावेशित करके इसकी अवधारणा को दी गई है। तो किसी भी निकाय की जो मुक्त ऊर्जा रहती है, उसको जब परिभाषित करेंगे तो इसकी परिभाषा होता है किसी निकाय से प्राप्त अधिकतम ऊर्जा जिसको किसी उपयोगी कार्य के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उसी को मुक्त ऊर्जा या फिर प्राप्यतम ऊर्जा कहते हैं। माने कि किसी भी सिस्टम, निकाय या फिर तंत्र से जो ऊर्जा अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उपयोगी कार्य के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ऊर्जा की वही जो मात्रा है, वही मुक्त ऊर्जा या प्राप्यतम ऊर्जा कहलाती है, और इसी को कैपिटल जी से प्रदर्शित किया जाता है। यह निकाय की या सिस्टम की या फिर तंत्र की क्या है, कार्य करने की क्षमता के बारे में जानकारी प्रदान करती है। मुक्त ऊर्जा जो रहता है, उसको एंथैल्पी और एंट्रोपी के द्वारा समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो जो मुक्त ऊर्जा का समीकरण है, वो होता है G बराबर H माइनस TS। यहाँ पे S एंट्रोपी है, H जो है एंथैल्पी है, G फ्री एनर्जी या मुक्त ऊर्जा है, और T यहाँ पे टेम्परेचर है। तो G बराबर होता है H माइनस TS। तो पहले हम लोग एंथैल्पी पढ़े हैं, उसमें देखते थे कि H, इस H का जो मान है वह होता है H बराबर E प्लस PV के बराबर, जिसमें E इंटरनल एनर्जी रहता था, P प्रेशर रहता था, और V उसका वॉल्यूम या फिर आयतन था। तो H बराबर E प्लस PV को इसके जगह में जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, यही समीकरण क्या हो जाएगा, इस रूप में आएगा, और G बराबर E प्लस PV माइनस TS होगा। अब इसमें जो आंतरिक ऊर्जा है, उसमें परिवर्तन देखते थे हम लोग। एंथैल्पी में परिवर्तन देखते थे, एंट्रोपी में परिवर्तन देखते थे। उसी प्रकार क्या करेंगे, जो मुक्त ऊर्जा है उसमें भी परिवर्तन के लिए देखेंगे। तो इसमें G के सामने में डेल आया, डेल क्या को प्रदर्शित करता है, परिवर्तन को प्रदर्शित करेगा।
तो डेल जी बराबर इसके सामने फिर डेल ई और इन दोनों के सामने कॉमन डेल पी भी और टी एस के सामने भी डेल टी एस हो जाएगा। अब यहाँ पे यह जो अभिक्रिया है इसके लिए यहाँ पे दाब माने कि प्रेशर को स्थिर लेंगे, कांस्टेंट लेते हैं, और यहाँ पर ताप और टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया जाता है, स्थिर लेते हैं। इसलिए इस समीकरण को जब पूरा हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल जी बराबर डेल ई प्लस पी, स्थिर है तो पी को डेल नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका मान स्थिर है, परिवर्तित नहीं होगा, तो पी डेल भी हो जाएगा माइनस यह टी सामने आएगा और डेल एस यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे डेल ई प्लस पी डेल भी, इसका मान एंथैल्पी परिवर्तन के मान के बराबर होता है। डेल एच बराबर होता है डेल ई प्लस पी डेल भी। तो इसके जगह में डेल एच के मान को जब रखेंगे तो ये जो समीकरण है ये ऐसे हो जाएगा, डेल जी बराबर इन दोनों की जगह में डेल एच आ जाएगा और माइनस टी डेल एस। तो यही जो समीकरण है डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस, यही एंथैल्पी परिवर्तन का गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का समीकरण है, जो एंथैल्पी परिवर्तन माइनस ताप और एंट्रॉपी में परिवर्तन के गुणनफल के बराबर होता है। तो यही जो समीकरण मिला है उसको गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण भी बोला जाता है, और इस समीकरण का उपयोग किसी भी प्रक्रम या सिस्टम या निकाय या तंत्र उसकी स्वतः अभिक्रिया होगी कि नहीं इसको ज्ञात करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है इस समीकरण का। यहाँ पे डेल जी का मान, यह जो डेल जी है इसका मान ऋणात्मक होगा तो अभिक्रिया स्वतः होगी, अपने आप अभिक्रिया होगी, ऐसा पता चलता है। और डेल जी का मान धनात्मक होगा तो वहां पे अस्वतः अभिक्रिया होती है। अब यहाँ पे दिया गया है गिब्स मुक्त ऊर्जा की भौतिक सार्थकता, माने भौतिक रूप से जो कार्य किया जाता है उसके परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो गिब्स मुक्त ऊर्जा का क्या महत्व होता है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पे इसको लिया गया है, क्योंकि ऊष्मा देने पे कार्य वहाँ पे मिलता है। तो ये है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल यू क्या है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, क्यू तंत्र को दी गई ऊष्मा है, और डब्ल्यू उस पे जो कार्य होता है उसकी मात्रा है जिसको डब्ल्यू के रूप में दर्शाते हैं। तो डेल यू बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। तो इसी में दिए गए जो प्रसार होता है, ऊष्मा देंगे तो दो प्रकार से कार्य हो सकता है। पहला क्या होगा, प्रसार होगा, माने कि फैलाव होगा कार्य होने पे, और पहला कार्य तो वो कहलाएगा डब्ल्यू एक्सपेंशन। डब्ल्यू एक्सपेंशन का मतलब है डब्ल्यू प्रसार, माने कि कार्य होगा तो वहाँ पे प्रसार होगा, फैलाव होगा। दूसरा देखते हैं तो डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन। नॉन एक्सपेंशन का मतलब है अप्रसार, तो इसको बोलेंगे अप्रसार कार्य। तो ऊष्मा देंगे तो वहाँ पे फैलाव नहीं होगा बल्कि संकुचन हो जाएगा या फिर स्थिर अवस्था में रहेगा, तो उसको बोलेंगे अप्रसार या फिर नॉन एक्सपेंशन। तो डब्ल्यू जो है टू टाइप से हो सकता है, डब्ल्यू एक्सपेंशन और डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन। तो दोनों को डब्ल्यू के जगह में जब लिखेंगे तो यही समीकरण हो जाएगा, डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू एक्सपेंशन प्लस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन। तो यहाँ पे जो अप्रसार कार्य को उपयोगी कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है, या जो अप्रसार कार्य है उसी को उपयोगी कार्य में परिवर्तित कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो डब्ल्यू एक्सपेंशन बराबर होता है
पी डेल भी, माने कि दाब और आयतन के गुणनफल के बराबर, दाब और आयतन में परिवर्तन के गुणनफल के बराबर W एक्सपेंशन का मान होता है, और एक्सपेंशन फैलाव हो रहा है तो उसका मान नेगेटिव रहेगा। तो इसी समीकरण का रूप हो जाएगा डेल यू बराबर क्यू माइनस पी डेल भी प्लस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन। अब यहाँ पे इस समीकरण को पक्षांतर करेंगे, माने कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। तो डेल यू इस साइड है बराबर के, तो इस साइड लाएंगे तो डेल यू इधर चला गया और जो क्यू इस साइड था वो इस साइड आ जाएगा। तो ये क्यू का पक्षांतर बस हुआ है, और ये जो माइनस में था ये डेल यू के साइड में आया तो प्लस पी डेल भी हो जाएगा, और इधर प्लस डब्ल्यू था और इस साइड आया तो माइनस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन हो गया। तो इससे ये समीकरण मिला। अब यहाँ पे डेल यू प्लस पी डेल भी का मान किसके बराबर होता है, डेल एच के। तो इन दोनों की जगह में डेल एच को रखेंगे तो ये हो जाएगा क्यू बराबर डेल एच माइनस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन। यह हुआ। अब यहाँ तक मिला। अब जो समतापीय माने कि जहाँ पे टेम्परेचर स्थिर रहेगा और उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए जो एंट्रॉपी परिवर्तन का मान होता है डेल एस से प्रदर्शित करेंगे एंट्रॉपी परिवर्तन को, तो डेल एस बराबर हो जाएगा क्यू अपान टी। तो इसको जब पक्षांतर करेंगे तो ये टी और डेल एस इधर बटा में है तो इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी डेल एस बराबर क्यू। तो यहाँ पे इस क्यू के जगह पे टी डेल एस को हम लोग रख देंगे तो यही समीकरण ये बन जाएगा टी डेल एस इसके जगह में बराबर डेल एच माइनस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन। तो ये हो गया एक समीकरण। अब इसमें जो इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ पे टी डेल एस बराबर डेल एच माइनस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन है, तो यहाँ पे ये माइनस में है तो इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये इस साइड आ जाएगा। यहाँ से डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन को इस साइड लाएंगे तो ये नॉन एक्सपेंशन बराबर टी डेल एस और ये डेल एच इधर आकर के माइनस डेल एच हो जाएगा। तो जो डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन है इसमें इसको इस साइड लाएंगे तो उल्टा लिख डालिए। यहाँ पे जो डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन है इधर आया तो प्लस में हो गया और डेल एच माइनस ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा डेल एच माइनस टी डेल एस। ये समीकरण मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो W नॉन एक्सपेंशन किसके बराबर होता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा के बराबर इसको माना गया है। जो W नॉन एक्सपेंशन है इसको डेल जी के बराबर माने हैं तो यह समीकरण हो जाएगा डेल जी बराबर ये होगा डेल एच माइनस टी डेल एस। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो माइनस डेल जी बराबर होता है माइनस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन। अगर इसको प्लस करेंगे तो डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन बराबर हो जाएगा डेल जी। तो इसको माइनस में लिखेंगे तो ये दोनों भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मुक्त ऊर्जा में कमी है उसको नॉन एक्सपेंशन या डब्ल्यू यूजफुल के बराबर माना जाता है। जो मुक्त ऊर्जा है उसमें कमी को किसके बराबर मानते हैं, डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन। और इसी डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन को हम लोग उपयोगी कार्य के रूप में प्राप्त करते हैं तो इसको क्या बोल सकते हैं, डब्ल्यू यूजफुल वर्क के रूप में
प्राप्त कर सकते हैं उपयोगी कार्य के रूप में। तो ये हो गया। अब इसके आधार पे बोला जा सकता है कि किसी भी प्रक्रम को जो स्थिर टेम्परेचर और स्थिर प्रेशर पर होता है उसकी मुक्त ऊर्जा में जो कमी होगा निकाय द्वारा किए गए उपयोगी कार्य की माप होगी। यहाँ पे जो मुक्त ऊर्जा में कमी है निकाय द्वारा किए गए यूजफुल वर्क या उपयोगी कार्य के बराबर होगी। इसी को बोला गया है यहाँ पे। तो जो डेल जी का मान ऋणात्मक होगा तो अभिक्रिया क्या होगी? स्वतः होगी, आगे की ओर बढ़ेगी, अपने आप स्वतः अभिक्रिया होगी। और डेल जी का मान पॉजिटिव या धनात्मक होगा तो अस्वतः अभिक्रिया वहां पे होती है। अब गिब्स ऊर्जा और स्वतः प्रवर्तिता को बताया गया है। तो जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है उसके आधार पे एंट्रोपी को बताया गया है। तो जो एंट्रोपी का टोटल मान किसके बराबर होता है? एंट्रोपी के सिस्टम प्लस एंट्रोपी के सराउंडिंग के बराबर होता है। यहाँ पे एंट्रोपी के आधार पे स्वतः प्रवर्तिता को बताएगा। तो उसमें जो डेल एस टोटल है वो डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग के बराबर होगा। तो डेल एस सराउंडिंग का जो मान है डेल एस सराउंडिंग का मान है -Q/T के बराबर होता है और ये स्थिर दाब पर होगा। तो इसको QP लिखेंगे, माने कि स्थिर दाब पर ऊष्मा उसको दी जाती है। तो जो QP रहता है यहाँ पे ये हो जाता है किसके बराबर? डेल H के बराबर। पहले देख चुके हैं इसको। तो यही समीकरण क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेल H सराउंडिंग बराबर QP के जगह में डेल H रखेंगे तो माइनस डेल H/T हो जाएगा ये समीकरण। अब हम लोग जब डेल H टोटल निकालेंगे, डेल H टोटल बराबर क्या होता है? डेल H सिस्टम प्लस डेल H सराउंडिंग होगा। तो यहाँ पे डेल H सराउंडिंग के जगह में इस वाले मान को रखेंगे तो ये हो जाएगा डेल H टोटल बराबर डेल H सिस्टम और ये प्लस है तो प्लस डाल सकते हैं, फिर ये वाला मान यहाँ पे सराउंडिंग की जगह में आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस डेल H/T। तो ये प्लस और माइनस होकर के क्या हो जाएगा? डेल H सिस्टम माइनस डेल H/T। तो ये समीकरण इससे मिलता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों पक्षों में T का गुणा करते हैं। यह जो मिला है डेल H टोटल बराबर इस समीकरण में क्या करेंगे? दोनों पक्षों में T का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा T डेल H टोटल, यहाँ पे T आ गया बराबर ये हो जाएगा T डेल H सिस्टम माइनस, यहाँ पे जब T का गुणा करेंगे तो ये T और ये T कट जाएगा तो यहाँ पे माइनस डेल H बस बचेगा। ये आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि डेल H बराबर क्या होता है? डेल H सिस्टम होता है। ये जो डेल H सिस्टम है उसको हम लोग डेल S के बराबर मान सकते हैं। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा? यहाँ पर T डेल S टोटल बराबर T डेल S माइनस डेल H ऐसा हो जाएगा क्योंकि डेल H सिस्टम बराबर डेल S के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो
इधर डेल एच के सामने माइनस है, तो उसको इसके सामने माइनस लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस का गुणा कर देंगे। तो यह हो जाएगा माइनस टी डेल एच टोटल बराबर, ये यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस डेल एच माइनस टी डेल एच। तो ये माइनस टी डेल एच टोटल बराबर डेल एच माइनस टी डेल एच हो जाएगा। तो माइनस टी डेल एच किसके बराबर होता है, डेल जी के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा डेल एच माइनस टी डेल एच। तो यहाँ पे क्या मिला, हम लोग कहाँ से शुरू किए थे, एंट्रोपी से शुरू किए थे, और एंट्रोपी से शुरू करके हम लोग किसको निकाल लिए, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के समीकरण को प्राप्त किए। तो यही है गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और एंट्रोपी में संबंध। तो इसी को बोला गया है। तो जो डेल एस रहता है, डेल जी रहेगा, वो यहाँ पे क्या हो रहा है, यह डेल जी और ये एक दूसरे के बराबर है। तो डेल जी बराबर माइनस टी डेल एस होगा यहाँ पे। तो डेल एस टोटल का मान जब धनात्मक होगा तो टी का मान भी धनात्मक होता है। जब डेल एस टोटल का मान धनात्मक होगा तो टी का मान भी धनात्मक होगा और डेल जी का मान ऋणात्मक हो जाएगा। इन दोनों का मान धनात्मक होगा तो पूरे का मान ऋणात्मक हो जाएगा। तो डेल जी इसके बराबर है, तो डेल जी का मान भी ऋणात्मक हो जाएगा। यही है कि स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम के लिए डेल जी का मान ऋणात्मक होता है। अब यहाँ पे अभिक्रिया की दिशा ज्ञात करने के लिए गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण है, डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एच, इसके लिए बताया गया है कि जब डेल एच और टी डेल एच दोनों के मान ऋणात्मक होगा तो स्वतः प्रवर्तिता कैसी होगी, डेल एच और टी डेल एच दोनों के मान धनात्मक होगा तो स्वतः प्रवर्तिता कैसी होगी, और दोनों के मान में एक ऋणात्मक होगा और दूसरा धनात्मक होगा तो कैसे होगी, इस प्रकार से बताया है। जैसे इसका मान और इसका मान दोनों धनात्मक होगा तो डेल जी का मान क्या होना चाहिए, और पहला क्या है, इसका मान धनात्मक होगा माने कि डेल एच होगा और इसका मान भी धनात्मक होगा टी डेल एच। दूसरा क्या है, डेल एच का मान ऋणात्मक होगा और इसका मान भी ऋणात्मक होगा। तीसरा क्या है, इसका मान धनात्मक होगा और इसका मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और चौथा क्या है, इसका मान ऋणात्मक हो जाएगा और इसका मान धनात्मक हो जाएगा। तो इन चारों परिस्थितियों में स्वतः प्रवर्तिता को बताया गया है। तो जहाँ पे डेल जी का मान क्या होगा, डेल जी के 3 मान होंगे, पहला धनात्मक मान, दूसरा ऋणात्मक मान और तीसरा क्या हो जाएगा, शून्य मान हो जाएगा। तो जहाँ पे डेल जी का मान धनात्मक होगा वहाँ पे अस्वतः अभिक्रिया होगी। जहाँ पे डेल जी का मान धनात्मक होगा वहाँ पे अस्वतः अभिक्रिया होगी, या उसको नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी बोलेंगे। जहाँ पर डेल जी का मान ऋणात्मक आएगा उसको स्वतः अभिक्रिया बोलते हैं या फिर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलेंगे। जहाँ पर डेल जी का मान 0 आएगा वहाँ पर साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है, माने कि अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर एक दूसरे के बराबर हो जाएगी और वहाँ पर रासायनिक साम्य स्थापित हो जाता है। यह है स्वतः प्रवर्तिता
किसके आधार पे, एंट्रोपी के टी डेल एस और डेल एच के मान के आधार पे डेल जी का मान जब निकालेंगे तो 3 मान मिलेगा। इन सबको पुट करेंगे तो उसके आधार पे स्वतः प्रवर्तिता को बताया गया है। अब देखेंगे कि जो स्वतः प्रवर्तिता पर ताप का प्रभाव या फिर टेम्परेचर का प्रभाव, तो ऊष्माशोषी रिएक्शन के लिए और ऊष्माक्षेपी रिएक्शन के लिए इसको बताया गया है। तो जो ऊष्माशोषी रिएक्शन होता है, ऊष्माशोषी जिसमें होगा उसके लिए डेल एच का मान हमेशा धनात्मक होगा, क्योंकि ऊष्मा अंदर की ओर अवशोषित होगी। और ऐसा प्रक्रम, इसका मान जब धनात्मक होगा तो टी डेल एस का मान जो भी होगा उसके आधार पर डेल जी का मान आएगा, और डेल जी के मान के आधार पे ऊष्माशोषी रिएक्शन के लिए स्वतः प्रवर्तिता का निर्धारण होगा। तो दूसरा देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में डेल जी का मान ऋणात्मक होगा, डेल एच का मान ऋणात्मक होगा। तो ऊष्माक्षेपी, छेपी माने कि बाहर निकलेगी वहां से ऊर्जा, एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, तो एंथैल्पी का मान कम होगा। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल एच का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और उसके लिए जो स्वतः प्रवर्तिता होगी उसके पक्ष में होगा, माने कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होगी, अपने आप होगी, क्योंकि उसमें डेल एच का मान ऋणात्मक रहता है। अब देखेंगे मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन तथा साम्य स्थिरांक में संबंध। साम्य स्थिरांक और मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन में संबंध को बताया गया है। तो किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया को हम लोग देखते हैं तो A प्लस बी मिलकर क्या बनाएगा, C प्लस डी बनाता है। A प्लस बी है और इधर क्या C प्लस डी है, तो यह दोनों में अगर अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, C प्लस डी बनेगा। और इन दोनों में क्या हो जाएगी, इनके लिए अग्र और इसके लिए पास अभिक्रिया होगी तो फिर से ए बी बन जाएगा। तो यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है एक ठो। इसके लिए देखते हैं मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। तो ये हो जाएगा डेल जी बराबर डेल जी 0 प्लस आर टी एल एन क्यू, ये होता है। तो यहाँ पे जो डेल जी है मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन है, और डेल जी 0 क्या है, मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, माने कि मानक अवस्था 298 केल्विन ताप या 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 एटीएम दाब पे जो मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन होगा उसको बोलेंगे मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। यहाँ पे जो T है वो तापक्रम है, और ये जो Q है, Q क्या है, Q का मान क्या होता है, C D अपान A और B, इसके बराबर होगा Q का मान। तो Q को क्या बोलेंगे, अभिक्रिया का भागफल बोलते हैं, जिसमें उत्पाद के सांद्रण का गुणनफल बटा अभिकारक के सांद्रण का गुणनफल, और ये बड़ा ब्रैकेट मोलर सांद्रण को प्रदर्शित करेगा। तो उत्पाद के सांद्रण का गुणनफल बटा अभिकारक के सांद्रण का गुणनफल, इसको बोलेंगे Q, जो अभिक्रिया का भागफल कहलाता है। तो इस Q का मान है ये। यहाँ पे अगर साम्य अवस्था में देखेंगे तो क्या हो जाता है, ये जो Q बराबर है के ई क्यू के बराबर होगा, क्योंकि साम्य अवस्था में इक्विवेलेंट स्थिति रहती है, समतुल्य स्थिति रहेगी। तो Q बराबर हो जाएगा के ई क्यू, और डेल जी का मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, 0 बराबर, ये समीकरण हो जाएगा
डेल जी जीरो प्लस आर टी एल एन और क्यू के जगह में के ई क्यू यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको जब पक्षांतर करेंगे तो ये वाला पद क्या होगा, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये है डेल जी जीरो बराबर ये इधर आएगा तो माइनस आर टी एल एन के ई क्यू। तो ये समीकरण यहाँ से मिलता है। जब यहाँ पे जो एल एन है उसको हम लोग लॉग में चेंज करेंगे तो लॉग में चेंज करने पे क्या हो जाएगा, ये डेल जी जीरो बराबर ये हो जाएगा -2.303 आर टी और एल एन की जगह में आ जाएगा लॉग और के ई क्यू हो जाएगा। तो यह समीकरण यहाँ से मिलता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, वांड हाफ अभिक्रिया आइसोथर्म भी कहा जाता है। यहाँ पे लॉग ई क्यू का मान जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग के ई क्यू, इसका मान बराबर होके ये डेल जी जीरो है बटा नीचे में क्या आ जाएगा, ये सब नीचे में चला जाएगा, इसके साथ गुणा में था -2.303 आर टी। इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पे डेल जी का मान किसके बराबर होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस के बराबर होता है। तो डेल जी की जगह में हम लोग क्या रख सकते हैं, माइनस था यहाँ पे तो डेल एच माइनस टी डेल एस रख सकते हैं। और यहाँ पे जीरो था जी के ऊपर में तो यहाँ पे एस के ऊपर में जीरो और इसके ऊपर में भी मानक की स्थिति दर्शाएंगे। अब इस माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पे डेल एच माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा। तो यह था किसके बीच संबंध, साम्य स्थिरांक और मानक मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन के बीच संबंध। इसको ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी रिएक्शन के लिए दिया गया है। अब यहाँ पे ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम एक ठो बचा है इस अध्याय में। इसमें बताया है कि जो ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम है उसको डब्ल्यू नर्नस्ट ने दिया था और ये क्रिस्टलीय पदार्थों के लिए दिया गया था। और परम शून्य ताप पे जो एंट्रॉपी का मान होता है उससे यह संबंधित होता है। तो परम शून्य ताप पर किसी भी शुद्ध माने कि विशुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रॉपी का मान शून्य होगा। परम शून्य ताप पे ताप जब शून्य रहेगा उस स्थिति में क्या होगा, किसी भी क्रिस्टल में एंट्रॉपी का मान शून्य पाया जाएगा। यही है ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। तो जो क्रिस्टल रहते हैं उसके अणु एकदम पास पास संघनित रहेंगे, व्यवस्थित रहेंगे, जिसके कारण उनकी एंट्रॉपी का मान शून्य पाया जाता है, जो कि ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम है। इसमें लेविस और रेंडल ने बाद में कुछ सुधार किया इस परिभाषा में और बताया कि जो प्रत्येक पदार्थ है वह उसकी एक निश्चित क्या होती है, धनात्मक एंट्रॉपी होती है। लेकिन परम शून्य ताप पे उस धनात्मक एंट्रॉपी का मान क्या होता है, शून्य हो सकता है। और शुद्ध पूर्ण क्रिस्टलीय पूरा जो क्रिस्टलीय रहेगा जो पदार्थ उसकी एंट्रॉपी का मान परम शून्य ताप पे 0 होता है। यही है ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। अब ऊष्मागतिकी के जो तृतीय नियम है उसका उपयोग देखेंगे तो किसी भी पदार्थ की एंट्रॉपी का माने कि परम एंट्रॉपी का निर्धारण करने के लिए ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम का उपयोग किया जाता है। तो इसके द्वारा किसी भी क्रिस्टलीय पदार्थ के परम एंट्रॉपी का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये होता है St माइनस S0 बराबर
टी। CP/dT अपॉन टी होता है, तो ये टी टेम्परेचर पे एंट्रॉपी है, ये शून्य ताप पे जीरो टेम्परेचर पे एंट्रॉपी है, और टेम्परेचर को 0 से T के बीच रखे हैं तो दो स्थिति मिली है। और CP/dT यहाँ पे जो शून्य ताप पर एंट्रॉपी का मान, इसका मान 0 होता है, तो ये हो जाएगा ST बराबर T0 CP/dT अपॉन T। ये हो जाएगा। तो जो ये CP है, इसको जब बाहर निकाल देंगे तो इसको केवल S लिखेंगे, तो ये हो जाएगा T0 CP और ये हो जाएगा DT अपॉन T। तो DT और T का जब हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करते हैं, अवकलन नहीं समाकलन हो रहा है, यहाँ पे समाकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, S बराबर CP और यहाँ पे T और 0 1 अपॉन T और 1 अपॉन T और यह हो जाएगा DT। तो इसका मान हो जाता है S बराबर CP ln DT। CP ln यहाँ पे ln T हो जाएगा। अब ln को जब लॉग में परिवर्तन करेंगे तो S बराबर हो जाएगा 2.303 log CP और T, या फिर 2.303 यहाँ पे CP और log T इसका मान हो जाएगा। तो इसी के द्वारा किसी भी क्रिस्टलीय पदार्थ की जो है परम एंट्रॉपी का निर्धारण कर सकते हैं। यह था ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम। अब यहाँ पे डेल S अभिक्रिया बराबर होता है डेल S उत्पाद माइनस डेल S अभिकारक। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ रासायनिक ऊष्मागतिकी। इसमें से कुछ भी पूछना होगा तो पूछ सकते हो। उसके बाद हम लोग अगली क्लास में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें साम्य अवस्था के बारे में दिया गया है।